नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी वीडियो के इस सीरीज में आप लोग को पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स की वो अलग सीरीज बनेगी। आप कमेंट में बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको कठिनाई हो रही है, और भी जो भी आपकी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस हिसाब से हम आपकी थ्योरी क्लासेस वगैरह भी कंप्लीट कराएंगे। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीन की क्लास तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपको जो क्लासेस पढ़नी, जैसे मूल विधि से रिलेटेड हो गई, या हिंदी हो गया, या रीजनिंग, मैथ, जो भी आपको पढ़ना है आप कमेंट में बताएंगे, तब हम उसकी क्लासेस जरूर शुरू करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसका रिस्पॉन्स करें, वीडियोस का कमेंट में क्वेश्चन के आंसर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। देखिए, कल की क्लास में हमने आपको पूरा डिटेल बताया इस सीरीज में क्या क्या हम पढ़ाने वाले, कितने सेट है हमारे पास, टोटल 27 सेट्स हैं, सब कौन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सब बताया। आज बिना देरी के सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि कल हमने सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, 20-20 क्वेश्चन जो हमारा टारगेट था। तो आज कल के क्वेश्चन और आज के सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, सारे के सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? देखिए, जैसा कि आपको पता है 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, उन्होंने आपातकाल लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी। तो एक ऐसा कारण है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। ये एक कारण माना जाता है जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई। अच्छा, ये फिर केस क्या था, आपके दिमाग में तुरंत डाउट आएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण का जो इन्होंने अपनी अपील दायर की थी, वो ये था कि जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने अपनी सरकार का फायदा उठाते हुए जो इलेक्शन हुए थे उस पे सरकारी फंड का यूज किया और गलत तरीके से वो चुनाव जीते। तो ये केस दायर किया गया था और इसमें ये जीत गए थे। इंदिरा गांधी को इसमें दोषी ठहराया गया था। तो इसके चलते माना जाता है कि आगे चलकर आपातकाल का ये भी एक रीजन बना था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन क्या डेवलप किए जा सकते हैं। आपातकाल की बात कर रहे हैं तो देखिए, 3 तरह की इमरजेंसी होती है अपने यहाँ। तो कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, तो देखिए इस तरह याद करेंगे इसको, 352, 356 और 360। 3 आर्टिकल है। क्या क्या है? ये है नेशनल इमरजेंसी, इसकी बात की जाए ये स्टेट इमरजेंसी। और 360 क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ एक बार लगी है, जैसा कि आपको पता है 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी। 356 स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। ये अधिकतर लगता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं, कोई भी कंडीशन होती लग जाता है। ये इतना सीरियस नहीं होता, इसके इतने स्ट्रिक्ट कानून है। हालांकि इमरजेंसी स्ट्रिक्ट ही होती है, बट ये लगती रहती है यूजुअली, और हटती रहती है 2-2, 3-3 दिन के लिए भी लगती है कई बार। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक ना तो लगी है और उम्मीद करिए कभी लगे भी नहीं, क्योंकि ये आर्थिक आपातकाल है। अगर ये लग गया तो समझिए उस समय आपका भारत पूरी तरह से आर्थिक स्थिति में पूरा परेशान हो गया होगा, डूब गया होगा। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल आप याद रखिएगा इमरजेंसी से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों आर्टिकल से कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? देखिए, 2015 में संशोधन किया गया था SC/ST एक्ट में। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं, संशोधित की गई हैं। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। अगर आप किसी SC/ST का आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करते हैं या उसकी धमकी देते हैं, तो जी हाँ, ये भी जोड़ा गया था 2015 में। अगला देखते हैं। मैला ढोने अथवा पशु या मानव का शव उठाने के लिए बाध्य करना। जी हाँ, ये भी जोड़ा गया था 2015 में। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है। थर्ड है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, या इसको दूसरा टर्म आप लोग जानते हैं जाति सूचक वर्ड से मतलब संबोधित करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप पर SC/ST एक्ट लग सकता है। ये भी 2015 में ही जोड़ा गया था। और लास्ट है, किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। देखिए, ये भी अगर आप द्वेष भाव को बढ़ावा देते हैं ना, तब भी आप पर SC/ST एक्ट लग सकता है। और ये चारों के चारों प्रावधान 2015 संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों प्रावधान कब जोड़े गए? 2015 के अंतर्गत जोड़े गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, अगर आप किसी राज्य स्टेट का नाम परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो ये हमारा सबसे पहले आपको बता दें आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। आप पढ़ेंगे यूनियन एंड स्टेट्स के जब पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत दिया हुआ है।
तो क्या क्या कंडीशन होती, किसी नाम की सीमा बदलना या उसका नाम बदलना हो या उसका एरिया नया राज्य ऐड करना हो, तो क्या क्या कंडीशंस होती है। देखिए नंबर 1 दिया हुआ है, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे एक कंडीशन है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व संतुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही, यही कंडीशन है। कंडीशन ये होती है, पूर्व संतुति का मतलब होता है प्री रिकमेंडेशन, मतलब राष्ट्रपति रिकमेंड करता है तब होता है। अच्छा आप कहेंगे राष्ट्रपति क्यों रिकमेंड करेगा, एक्चुअली होता क्या है कि ये जब ये प्रस्ताव आता है, बिल जिसको आप बोलते हैं, तो इसको राष्ट्रपति को पहले दिखाया जाता है, फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट का जिसका राज्य का नाम चेंज किया जा रहा है या राज्य को तोड़ा जा रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना को तोड़ा गया, उस राज्य से डिस्कस करता है और जब मान जाते हैं फिर उनकी सलाह लेते हैं या ना भी आए, मतलब उससे डिस्कशन पहले कर लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति रिकमेंडेशन देता है, अपनी संतुति देता है कि हाँ अब आप ऐसा करिए, और उसके बाद ये कानून जाता है संसद में और संसद में ये पास हो जाता है, तो उस राज्य का नाम चेंज कर दिया जाता है या सीमा परिवर्तन करना है, जो भी आपको करना है इस तरह किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये आता है। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दें। अभी देखिएगा और कितने हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए आपके यूपीएसआई में। यूपीएसआई का लेवल का जो जीएस है, ये मान के चलिए आपका यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हो जाए, जो यूपी पीएससी जिसको आप बोलते हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम के बराबर है, इक्वल इसका लेवल है जीएस का। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है और पॉलिटी पर खास कर ध्यान देना, बहुत ही डेप्थ में पूछी जा रही है पॉलिटी, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स का अगला क्वेश्चन है, स्वसमाप्ति ऋण, सेल्फ लिक्विफाइंग लोन या सेल्फ टर्मिनेटिंग लोन। इसका इंग्लिश में मतलब होता है सेल्फ, स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सीधा सीधा पूछी गई है। जिसको पता होगा वो सही कर देगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए सेल्फ टर्मिनेटिंग लोन क्या होता है, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जी हाँ, यही होता है सेल्फ टर्मिनेटिंग लोन। देखिए होता क्या है, ये एक्चुअली कम, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन जानी, कम या मध्यवर्ती अवधि के लिए जाता है, सेशनल है, सीजनल है। जैसे मान लीजिए आपको एक शॉप खोलनी, कूलर की दुकान खोलनी है और आप गर्मी आ गई, कूलर की दुकान खोलनी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने कूलर की दुकान शॉप खोलने के लिए लोन ले लिया, तो और उस लोन को कब चुकाएंगे, जब उसके द्वारा जो आपको फायदा होगा। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ टर्मिनेटिंग बिल। छोटे टर्म के लिए है और जिस चीज के लिए आपने लिया, जैसे कूलर की बात हमने की, तो कूलर के पैसे से ही आप बेचकर उसको चुका देंगे, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ टर्मिनेटिंग या सेल्फ लिक्विफाइंग लोन, स्वसमाप्ति ऋण, ठीक है। अगले ऑप्शन के देखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होंगे आप, तो ये होता है, आप सिंपल सा हमने आपको मतलब समझा दिया, ये होता है आपका स्वसमाप्ति ऋण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसी एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। इतनी प्योर हिंदी है कि इस क्वेश्चन को हम भी नहीं समझ पाए थे, इतना प्योर हिंदी में लिखा है एक्चुअली। तो देखिए इसको पहले इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं, मतलब क्या कह रहा है। तो देखिए होता क्या है, एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक, इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टर, मतलब आप कहीं के रहने वाले, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले, डोमेस्टिक डायरेक्ट निवेशक, ठीक है। और अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश, और जहां पर आपका निवास नहीं है, स्पेशली ये कानून बात कर रहा है विदेश में, मान लीजिए आप यूपी के हैं या अंबानी की बात कर लीजिए, वो मुंबई के हैं, वो इंडिया के निवासी हैं और यहाँ पर निवेश करते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर बात की जाए, अगर वो बाहर जाके मान लीजिए अमेरिका में वो कोई निवेश करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनिवासी और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, इसको डिफिनीशन क्या होती है, अगर कोई मतलब बाहर जाकर पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जावक निवेश। अब जावक की मीनिंग क्या होती है, जावक का सिंपल जाना मतलब है ना आउटवर्ड, आप सिंपल आउटवर्ड डायरेक्ट निवेश जो होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको वो इसकी डिफिनीशन है। मतलब एक यहाँ का डोमेस्टिक आदमी बाहर जाकर जब पैसा लगाता है विदेश में, या यूं समझिए कोई विदेशी आदमी भारत में आकर पैसा लगाएगा, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जावक निवेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब था, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, सिंपल डेफिनेशन थी। अगर आपको पता होगा तो आप कर ले जाएंगे, अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही अजीब लग रहा होगा ये क्वेश्चन, हमें पता है क्योंकि हमको भी एक बार पढ़ने में ऐसा ही लगा था। लेकिन ये सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, जावक निवेश और हेज एंड निवेश, वास्तविक निवेश, स्वामित्व निवेश, सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन होती है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है जावक निवेश की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सापेक्षिक। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है और इसका मतलब अगर आप समझ जाएंगे, देखिए हिंदी में थोड़ा अजीब लिखा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब समझिए। देखिए होता क्या है,
जब कोई कंपनी होती है, मान लीजिए एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी, मान लीजिए एक सी कंपनी है, इसने कंपनी अपनी बनाई, जैसे अभी आपको बता दें लेटेस्ट जोमेटो कंपनी थी, लेकिन अब ये पब्लिक के बीच में आ रही है, तो ये एक आईपीओ लाती है, अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोला जाता है। अभी अभी जोमेटो का आया है, 72 रुपए का इसका आईपीओ था, और उसके बाद ये लिस्ट किया जाता है शेयर बाजार में, जो कि इसका लेटेस्ट अगर आज की बात कर लिया तो आज तो 140 रुपए पहुंच गया था। हम एक्चुअली शेयर मार्केट से हैं तो ये थोड़ा जानकारी है। तो देखिए 72 रुपए का इसका आईपीओ आया था और 140 का आज रेट है। तो 72 रुपए का जब आईपीओ आया तो इसको कौन खरीदेगा? हम ही लोग खरीदेंगे। तो कंपनी ने कोई आईपीओ लॉन्च किया और हम खरीद रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये होता है प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट है ये देखिए प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब जब ये 72 रुपए का हम आज जब ये 140 का हम किसी को बेचेंगे तो कंपनी थोड़ी वापस ले रही है 140 में आपसे, ये तो कोई तीसरा बंदा ले रहा होगा ना। जो ये तीसरा बंदा लेता है, अगर जब आप ऐसे शेयर मार्केट में व्यापार करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं द्वितीयक बाजार। तो आप डिफिनेशन को आइए समझते हैं फिर से एक बार। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज, ये क्या होता है? सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटी यही, या बॉन्ड हो गए आपके, ये देखिए जब आता है इसको बॉन्ड बोला जाता है, आईपीओ बोला जाता है। एक बॉन्ड, एक टाइप का बॉन्ड होता है, आपने नया लिया है तो सिक्योरिटी हो गए, बॉन्ड हो गए, एक तरह का दस्तावेज होता है प्रतिभूति दस्तावेज का। पूंजी जुटाने वाले, ये इसको पैसा चाहिए था, पूंजी जुटाना था, और खरीदार के बीच, आप जो है कस्टमर के बीच सीधा कारोबार होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये प्राथमिक बाजार होता है। जैसा कि हमने बताया, इसको कंपनी को पैसा जुटाना है जोमेटो को, और खरीदार है हम, डायरेक्ट कस्टमर है, इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया और हमने डायरेक्ट खरीदा, तो ये होगा प्राथमिक बाजार। अब हम अगर शेयर बेचते हैं, कोई तीसरा बंदा आकर खरीदता है, तो वो द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डीप में था, अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, बाकी इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर जरा से भी आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है या फिर आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? देखिए आपको पता होगा बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आप आरटीआई से मांग सकते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो आप आरटीआई दाखिल कर भी नहीं मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज की जानकारी आरटीआई दाखिल करके ले सकते हैं। अभी तो और भी लिमिट लगा दी गई इसमें, आजकल तो अभी पिछले साल ही बहुत सारी लिमिट लगा दी गई है। लेकिन उसके पहले आप सिंपल से आपको कुछ क्वेश्चन बताए, जैसे डिफेंस की बात कर ली जाए, फॉरेन अफेयर्स की बात कर ली, आप इन सब चीज की जानकारी के लिए आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको कोई जानकारी ली जाएगी। लेकिन इसमें पूछा गया है इनमें से नीचे कौन कौन सी चीजें सही हैं, किस किस जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप गेट, आईआईएम, यूपीएससी इत्यादि की उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां अगर आप चाहते हैं तो क्या आप आरटीआई दाखिल करके ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएसआई का भी अगर आप बात कर ले, जिसके एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपको आंसर शीट मिले, कितना आपने सही किया, कि आपकी आंसर शीट गलत तो नहीं चेक हुई, तो आप आरटीआई दाखिल करके उसको जान सकते हैं। बिल्कुल आपका हक है ये। सेकेंड ऑप्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति इत्यादि के लिए, मान लीजिए कई बार आपको लेट हो जाता है, आप इसमें आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये दोनों चीजें आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ए एंड बी दोनों सही है, आप आरटीआई दाखिल करके इन दोनों की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? देखिए हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा है, सिंपल सा मतलब ये है कि किसके द्वारा आप मेल भेज सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आप मेल भेज सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं, ये सब चीज। देखिए आजकल तो मेल के लिए आप जीमेल कर देते हैं, ठीक है, जीमेल कर दिया, और फेसबुक है आपके पास, व्हाट्सएप है, ये सब आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इनमें से भी एक ऐसा है जिसका पहले यूज होता था, वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इवन आज भी कई लोग यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करते हैं। इसके द्वारा भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मतलब मैसेज भेज सकते हैं, पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, और ये सब काम भी आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा। तो इसका ये कंप्यूटर क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया? तो देखिए कोपेनहेगन समझौता या कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ये हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। इसके अनुसार एक्चुअली हुआ क्या था, देख रहे थे कि कार्बन इमिशन लोगों, देखिए जैसे जैसे हम लोग इंडस्ट्री लगाते जाते हैं, तो इंडस्ट्री लगाएंगे तो धुआं उड़ेगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और कार्बन इमिटेट होता है। तो हमें क्या करना है, कार्बन को बचाना है। गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियां बढ़ेंगी तो धुआं उड़ेगा, फिर कार्बन बढ़ेगा एसी के द्वारा। तो आप देख रहे हैं आजकल हम लोग इसीलिए किधर तरफ मूव कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ। आपने देखा गाड़ी भी बैटरी वाली आने लगी है अब, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी वजह से सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो
एक्चुअली हुआ क्या था, जो 2009 में जो मीटिंग हुई थी, इसको कोपेनहेगन डिक्लेरेशन बोलते हैं या समिट भी बोलते हैं, कोपेनहेगन समिट नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी देशों ने अपना अपना योगदान दिया, बोला कि हम आने वाले वर्षों में कुछ अपनी तरफ से कार्बन कम करने की कोशिश करेंगे। तो भारत ने क्या बोला था, भारत कितना कम करेगा? भारत ने बोला था, देखिए 2005 का हमारे पास डाटा है, भारत ने बोला कि 2005 का जो डाटा है उसके हिसाब से हम 2020 तक 2020 तक 20 से लेकर 25% कार्बन कम कर देंगे। 20 से लेकर 25% तक कार्बन कम कर देंगे। कब तक? 2020 तक। किसके रिस्पेक्ट में? 2005 के रिस्पेक्ट में। और बोला था 2030 तक 37% कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे। उसी समय बोला 2020 तक का आपसे क्वेश्चन आया है, हो सकता है 2030 का पूछ लिया जाए, तो क्या 37% हम कम कर देंगे 2030 तक। ये हमारा भारत की तरफ से ये उनसे वादा था। तो और उसकी तरफ हम बिल्कुल अग्रसर हैं। आप देख ही रहे हैं कितना तेजी से हम वर्क कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक को किस डेट को वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा भारत सरकार द्वारा अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन, अगर एक लाइन का बोल दिया जाए तो राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अडॉप्ट किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा नेशनल प्रतीक जो है, राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें आपको पता है चारों तरफ शेर है, यही लिखा हुआ है, सिंह चतुर्मुख, चारों तरफ शेर बना है। और नीचे क्या चीज होती है, देखो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक को हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ। ठीक है, हमारा जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं जब से। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे इसमें कौन कौन से जानवर बने हुए हैं। देखिए इसकी एक ट्रिक है, VHEL, ये एक PSU है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, भेल एक कंपनी है। तो देखिए B से हो गया बुल यानी कि सांड, ये देखिए बना हुआ है। H से हो गया घोड़ा, ये देखिए दौड़ता हुआ घोड़ा। और अच्छा, दोनों के बीच में एक चक्र, अब तीसरे बाद फिर एक चक्र आएगा, उसके बाद एलिफेंट आएगा यानी कि हाथी, फिर एक चक्र आएगा और चक्र के बाद फिर आएगा लॉयन। ठीक है, तो चार चीजें, सांड, घोड़ा दौड़ता हुआ, हाथी और शेर, ये चार चीज नीचे बने हुए हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। और इसको हमने कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए हालांकि ये उस समय का करंट अफेयर है, लेकिन हमको इसको आज के कंपेयर में, आज के रिस्पेक्ट में देखना है। और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, 30 नवंबर 2017 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे शेर बहादुर देउवा। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी 2018 में, और ओपी आपने पढ़ा होगा, केपी शर्मा ओली बन गए थे नेपाल के प्रधानमंत्री। लेकिन अभी जस्ट एक महीने पहले 2021 की बात कर ले, एक महीने पहले अभी वापस से केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है और वापस से शेर बहादुर देउवा वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये उस समय का भी करंट अफेयर था और इस बार का फिर से करंट अफेयर है और सेम टू सेम आंसर रहेगा शेर बहादुर देउवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये पूछा गया है। राज्य में, किसी राज्य की बात कर रहे हैं तो देखिए कंडीशन एक, संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है। अब इसलिए अगर पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल है तो स्टेट में भी लग जाएगा। अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा की गई। अगर किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में, कई बार जैसे यूपी की बात कर ले तो अयोध्या में लग चुका है कई बार, ठीक है, आपातकाल की घोषणा की गई तो वहां पर क्या आ जाता है? राष्ट्रपति शासन आ जाता है। ऑप्शन ए सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है? यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी जैसे इस समय कोरोना चल रहा था, हालांकि वेस्ट बंगाल का चुनाव कोरोना में ही करा दिया गया और चाहते तो ये रीजन दे सकते थे कि कोरोना चल रहा है और हम महामारी फैली हुई है, हम चुनाव नहीं कराएंगे, और इस कंडीशन में भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। कोई भी रीजन हो सकता है, अगर चुनाव नहीं हो रहा है स्टेट में तो उस समय के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। थर्ड, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करा पा रही। देखिए ये सेंटेंस गलत है, मतलब एक्चुअली अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको सही लग रहा होगा एक मुख्यमंत्री का चुनाव, तो मुख्यमंत्री का चुनाव कहना ठीक नहीं है, यही तो इसका मतलब था। ये लाइन एक्चुअली करेक्ट है। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, हालांकि जब चुनाव होते हैं उसके द्वारा ही वो मुख्यमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री का चुनाव उसे नहीं बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से हम इसका ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। ऑप्शन ए और बी इसके सही है, ऑप्शन डी इसका नहीं सही है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डाउटेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका सही है। इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट
किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पश्चिमी घाट की बात करते हैं। यहाँ की बात ये हो रहा है, पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट में किस प्रकार से वर्षा होती है यहाँ पर? तो आपको पता होगा जब मानसून आता है, जैसे कि इस समय मानसून आ चुका है, तो नीचे से पानी आता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। आपको बता दें मानसून कैसे आता है, गर्मी का समय इस समय, तो टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो। जब प्रेशर लो है और यहाँ पर प्रेशर हाई है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ हवाएं चलती है और समुद्र से पानी लेते हुए आती हैं और यहाँ पर जो ये पर्वत रहते हैं इनसे टकराती है, जो पहाड़ों से टकराती हैं और यहाँ पर वर्षा कर देती है। तो किससे टकराई? पहाड़ों से टकराई। तो इसी वजह से जो माध्यम है क्या है इसका? पर्वतीय है। तो पर्वतीय घाट में किस प्रकार के वर्षण से बारिश होती है? पर्वतीय वर्षण। किस प्रकार से? पर्वतीय, पर्वतों की वजह से होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? देखिए एक्चुअली एक घोटाला हुआ था 2008 में, ये घोटाला हुआ था और चूंकि जो महालेखा परीक्षक जांच, ये क्या होते हैं? ये कैग है, इसकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं, कैग। इन्होंने थोड़ा सा इनसे गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से ये घोटाला पकड़ में नहीं आया। बाद में जब सीबीआई जांच हुई तो जाना गया कैग की मिस्टेक की वजह से ये घोटाला हुआ। उसका नाम पूछा जा रहा है, वो है सत्यम कंप्यूटर्स का मामला। करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था और ये 2014 में जाकर पकड़ा गया। आगे 2008 की बात है और 2014 में जाकर पकड़ा गया था सत्यम कंप्यूटर मामला। अच्छा, कैग की बात कर ली जाए तो कैग किस आर्टिकल में आता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप पॉलिटी किस लेवल की आ रही, तो आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि कैग किस आर्टिकल में आता है। तो ये आता है आर्टिकल 148 में कैग की डिफिनीशन दी गई है। कैग को कौन नियुक्त करता है, शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट अपने दिलाते हैं। और अगर बात कर ली जाए कैग कैसे हटाया जा सकता है, मान लीजिए कोई गलती कर दी तो कैग कैसे हटाया जाएगा? तो जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, सेम उसी लेवल से, सेम वही प्रक्रिया के द्वारा कैग को भी रिमूव किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी पोस्ट है, कितनी प्रतिष्ठित पोस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनको इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स मामला था जो कैग की वजह से उस समय बच गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहली घटित घटना से शुरू करके अंतिम, तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ उसके हिसाब से इसको सीक्वेंस करना है। तो देखिए आपातकाल कब लगा आपको पता है, 1975, अभी ऊपर ही बताया हमने। MC मेहता बनाम भारत संघ, ये केस अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप गूगल करिएगा तो ये हुआ था 1986 को। अब आप देखिए कितने डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। और हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस हुआ था 1979 को हुआ था। ठीक है, 1979 को हुआ था। तो ये सीक्वेंस था। अब आप इसको सीक्वेंस अरेंज कर लीजिए। देखिए A, फिर C, फिर उसके बाद B, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल ये मान चलिए पीसीएस और आईएएस लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में, तो बिल्कुल ढिलाई मत करिएगा। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं और जितने डीप लेवल पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, उनको जरूर समझिए। जो हम एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, जैसे हमने बताया कैग वगैरह के बारे में, आर्टिकल बताया, कैसे इनको शपथ कौन दिलाता है, कैसे इनका रिजेक्शन होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपको आता है तो आप इसका रिवीजन करते रहिए। जैसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपका रिवीजन होता जा रहा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको पॉइंट वाइज कहीं पर भी एक जगह लिखते रहिए। अगर आप लिखते रहेंगे तो ये आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। तभी आपको जैसे जैसे बार बार ये रिपीट होंगी ना चीजें, तो आपको याद होता जाएगा, वरना ये आपके लिए प्रेशर बन जाएगा, फिर टफ लगने लगेगा यूपीएसआई का एग्जाम। अभी हमारे पास 3 से 4 महीने, डेट भी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें अक्टूबर तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। और उसके बाद सुना जा रहा है कि दिसंबर तक आपकी दौड़ हो जाएगी और फरवरी से लेकर मार्च तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। तो देखिए कितना तेज ये प्रोसेस होने वाला है, तो बिल्कुल मेहनत से लगे रहिए। ठीक है, तो इसी पोस्ट नोट का अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो है भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो देखिए संविधान में जब संशोधन लाया जाता है तो कितने प्रकार से ला सकते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं हम आर्टिकल, इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। आर्टिकल 368 में मेंशन है ये चीज। 3 प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। नंबर 1, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, कोई भी चीज है उसको सिंपल बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ला सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? आधे से ज्यादा लोग किसी चीज के पक्ष में, तो पास हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी, अच्छा सिंपल स्पेशल की स्पेलिंग सेम हो गई, सिंपल और स्पेशल।
स्पेशल की बात की जाए, स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3 लोग वोट करते हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। और नंबर तीसरा वो ये होता है कि जब आप किसी राज्य के लिए कानून बना रहे होंगे, जैसे अगर हमने कल आपको बताया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मान लीजिए आपको कोई स्टेट लिस्ट का मैटर है, वन की बात कर लीजिए, फॉरेस्ट की, जो हमने बताया था चेंज हो गया है, अब फॉरेस्ट आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में, तो आप फॉरेस्ट को आप स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में कर रहे हैं, तो क्या केवल आप संसद में कानून लाकर पास कर देंगे? ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, साथ ही साथ जो स्टेट है हमारे पास, टोटल आज के समय 28 स्टेट हैं, उसमें से कम आधे स्टेट द्वारा उनकी जो विधानसभा है वहां से सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, उसके बाद संसद में पास होगा, तब आप राज्य कोई संशोधन कर सकते हैं राज्य से रिलेटेड। तो ये 3 तरह से संशोधन किया जाता है, पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा अगर आप किसी राज्य या स्टेट की बात कर रहे हैं उसके लिए कानून या पूरे कंप्लीट ऐसा कोई चीज बनाने जा रहे हैं जो राज्य को इंपैक्ट करता है। मान लीजिए रेलवे की बात कर ली जाए या कोई ऐसी चीज बात कर ली जाए जो राज्यों को इंपैक्ट करने वाला है, नदियों की बात कर ली जाए, और उसके लिए आप कानून में फेरबदल करना चाहते हो तो आपको राज्य से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो राज्य की विधानसभा है वहां से भी वो कानून पास होना चाहिए, कम से कम आधे राज्यों द्वारा वो पास होना चाहिए, तब जाकर उसको संसद में लाया जाएगा और संसद में स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास किया जाएगा। तो 3 तरीके हैं हमारे संशोधन करने के, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं अपने संविधान को, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य के लिए आवश्यक हो। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। देखिए आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो कि आर्टिकल 36 में मेंशन है, यहाँ पर डिफाइन किया गया, लेकिन ये नहीं पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल पर दिए गए, ये तो 36 पे दिए गए। पूछा है कि इसके अंतर्गत जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयां, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का आपने नाम सुना होगा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो पंचायतें होती है ना उनके पास कुछ पावर्स होती हैं जो नियम लोकल के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये शक्तियां कौन देगा, कौन सा आर्टिकल देता है, वो देता है आर्टिकल 40 देता है, ठीक है। तो बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसकी इंटेंसिटी समझिए कितने ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा गया। आई होप अब आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे किस लेवल का क्वेश्चन है और हम क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों मेरे वीडियो इतने लंबे बन रहे हैं, हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इस वजह से इस पार्ट को भी हम यहीं समाप्त करते हैं और बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 3 में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चाहते नहीं हम क्वेश्चंस कराएं और वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए, 30 मिनट 40 मिनट का हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम पूरे क्वेश्चन करा दिया करेंगे। जैसा कि हमारा जो प्लान है वो 20-20 क्वेश्चन कराने का एक दिन में, लेकिन मेरे ख्याल से 15 ही क्वेश्चन आज हम करा पाए होंगे, अभी कुछ क्वेश्चन आज के भी रह गए हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो हमें यहाँ पर समाप्त करना पड़ रहा है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट में बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे। इवन लाइव क्लासेस भी अगर आप चाहते हैं तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ाएंगे। और इवन हम आपसे वादा करते हैं कि मूल विधि की स्पेशल क्लास आपके लिए लाएंगे, हिंदी की स्पेशल क्लास आपके लिए लाएंगे, जिससे कि आपको यूपीएसआई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर हालत में यूपीएसआई इस बार आप क्रैक कर रहे हैं। तो आप मेरी बात भी समझिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में बताइए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन कल के लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।